नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज चुके हैं। सबसे पहले बात इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग की, जिसे 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर हमास को नेस्तो नाबूद करने की कसम खाई। देर रात लेबनान का बेरूत शहर फिर से नए हवाई हमलों से कांप उठा तो इजराइल ने बेरूत में इतनी मिसाइलें बरसाई कि पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। बात चुनाव की करूं तो कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के नतीजे आने वाले हैं, लेकिन इससे पहले ही जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है। भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा तो हुड्डा ने कहा कि इसका फैसला तो आला कमान करेगा। उधर एग्जिट पोल के मुताबिक जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा के चांस ज्यादा लग रहे हैं। ऐसे में अगर पीडीपी किंग मेकर बनती है तो महबूबा के सियासी मूव पर भी सबकी नजरें रहेंगी। सबसे पहले बात जंग की कर लेते हैं। इजराइल पर हमास के हमले के 1 साल पूरे हो चुके हैं। पिछले साल आज ही के दिन हमास के आतंकियों ने इजराइल पर बड़ा हमला किया था, जिसके बाद इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया और अब लेबनान में जंग छिड़ी हुई है। इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद हमास की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है और इसका सबूत आज देखने को मिला है। 7 अक्टूबर की बरसी पर हमास ने एक बार फिर इजराइल पर रॉकेट अटैक किया। हमास ने ये हमले इजराइल के शहर हाइफा समेत कई शहरों पर किए। हमास के ये रॉकेट दक्षिण इजराइल हाइफा में 2 मिलिट्री बेस पर गिरे। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। आज सुबह से ही इजराइल में सायरन बज रहे हैं, जिसकी आवाज इस वक्त पूरे शहर में गूंज रही है। उधर लेबनान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर दी है। लेबनान की राजधानी बेरूत और उसके पास दाहिया में आईडीएफ ने बड़ा हवाई हमला किया। दाहिया को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। लेबनानी मीडिया के मुताबिक इजराइल ने 24 घंटे के अंदर अंदर लेबनान में 30 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की हैं। बेरूत में इजरायली हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। बताया जा रहा है कि इजराइल के लेबनान पर यह स्ट्राइक अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। इजरायली फौज बिना रुके बिना थके लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। इजराइल का दावा है कि उसने अब तक 450 से ज्यादा हिजबुल्लाह के आतंकियों को मार गिराया है। कल रात भी इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर हमला किया। 24 घंटे के अंदर अंदर लेबनान पर 30 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई है। वहीं हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर रॉकेट अटैक किए। इजराइल का कहना है कि 130 से ज्यादा रॉकेट लेबनान की तरफ से इजराइल में दागे गए हैं। इजराइल पर एक के बाद एक हमले हुए तो इजराइल ने भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया। रात भर लगातार बॉम्बार्डिंग होती रही, एयर स्ट्राइक होती रही। उधर ईरान की एलीट कुड्स फोर्स के टॉप कमांडर इस्माइल कानी लापता बताए जा रहे हैं। इस खबर के सामने आने के बाद से पूरे ईरान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरानी अधिकारियों के पास अपने टॉप कमांडर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। चेहरा इस वक्त आपके सामने है। इजरायली हमले में हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद कानी लेबनान की राजधानी बेरूत गए थे, लेकिन पिछले हफ्ते से उनका पता नहीं चल पा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बेरूत में आईडीएफ के स्ट्राइक के बाद से ही वो लापता है। ऐसे में उनके मारे जाने की भी अटकलें तेज हो गई हैं। ईरान के अधिकारियों के पास अभी इस्माइल कानी के बारे में कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।
कुछ स्पोर्ट्स चीफ कहां लापता है? नसरुल्लाह की मौत के 2 दिन के बाद कानी को हिजबुल्लाह के ऑफिस में देखा गया था। यह आखिरी लोकेशन थी जो उनकी ट्रेस थी, लेकिन उसके बाद से इस्माइल कानी कहां है, किसी को जानकारी नहीं। लेबनान से लापता हुए इस्माइल कानी कासिम सुलेमानी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। इस्माइल कानी ने ईरान के विदेशी सैन्य अभियान प्रमुख के रूम में कासिम सुलेमानी की जगह ली थी। सुलेमानी की अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत के बाद कानी ने ईरान की सैन्य रणनीति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ स्पोर्ट्स को संभालने से पहले कानी काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट में थे। उन्हें ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई का राइट हैंड भी कहा जाता है। लेकिन इस्माइल कानी कहां है, अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। इजराइल के एक्शन की गूंज भारत में भी सुनाई पड़ रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि वो फिलिस्तीन में सीज फायर लागू करवाएं। ओवैसी ने तेलंगाना के निजामाबाद की रैली में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को समझाएं। इस रैली में ओवैसी ने नेतन्याहू को शैतान करार दिया। ओवैसी ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान इजराइल के जुल्म के आगे झुकेंगे नहीं। क्या कहा ओवैसी ने, आपको सुनाते हैं। एक साल में 40,000 से ज्यादा फलस्तीनी मुसलमानों का कत्लेआम इस शैतान बेंयामिन नेतन्याहू ने किया। मेरे भाई, जो कोई भी मस्जिद अक्सा के लिए उठ रहा है उसको मारा जा रहा है, कत्ल कर दिया जा रहा है। भारत के हमारे वजीर आजम से भी कह रहे हैं, मोदी जी ये बेंयामिन नेतन्याहू को समझाओ, सीज फायर करो। 12-15 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए, मगर मैं देखा हूं उनके हौसलों को, ये मौत से डरने वाले नहीं हैं। उस सरजमीन पर बसने वाले अगर एक बच्चा भी होगा, सुन ले बेंयामिन नेतन्याहू, अगर एक बच्चा भी रहेगा फलस्तीनी, वो पत्थर उठाकर कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी ने इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत पर भी निशाना साधा। ओवैसी ने मोहन भागवत के उस बयान को निशाना बनाया जिसमें उन्होंने देश के हिंदुओं को एकजुट होने को कहा था। ओवैसी ने कहा कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। भागवत उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन बयान देते हैं कि देश में हिंदुओं में खतरा मंडरा रहा है। ओवैसी ने कहा कि देश में 10 साल से मोदी की सरकार है। इस दौरान किसी को अगर खतरा है तो वो मुसलमानों को है, न कि हिंदुओं को। आरएसएस के सरसंघचालक का बयान आया कि भारत के हिंदुओं को मुत्तहिद होना पड़ेगा, तभी उनकी हिफाजत होगी। और मोहन भागवत अपने हिंदुओं से कह रहे हैं कि अगर तुमको मुत्तहिद होंगे तो जबान और कास्ट को खत्म करना पड़ेगा। मोहन भागवत से हम पूछना चाह रहे, मोहन भागवत, 10 साल से तो आपके चेले मोदी भारत के वजीर आजम हैं। 10 साल के वजीर आजम के दौर में बताओ मोहन भागवत, हिंदुओं को खतरा पैदा हुआ है? बताओ मोहन भागवत, ट्रिपल तलाक का कानून तुम्हारी पार्टी ने बनाया, 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से निकलवाया, CAA का कानून संविधान के खिलाफ मजहब पर बनाया, UAPA का कानून और गंदा कर दिया। तुमने क्या क्या कानून बना दिए सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ, उसका नाम मुसलमान है। और उसके बाद मोहन भागवत 10 साल के बाद कह रहे हैं कि भारत के 78 करोड़ हिंदुओं को खतरा है। मोदी ये कह रहे हैं कि वक्फ में वक्फ यूजर है। ये बिल ये लाकर कह रहे हैं कि वक्फ यूजर खत्म हो जाएगा। मतलब यह है कि कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिदें 300 साल पुरानी है, दरगाहें हैं, इसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मोदी कह रहे हैं कि वक्फ यूजर खत्म कर दिया जाएगा। जब मैं ये कहा कि वक्फ यूजर खत्म करके मुसलमानों की जायदादों को
मस्जिदों को, खानखाहों को, दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रस्तानों को छीनने की साजिश हो रही है, तो लोग मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। अब बात सियासत की करेंगे। कल जम्मू कश्मीर और हरियाणा के नतीजे सामने आएंगे। उससे पहले हरियाणा कांग्रेस में लॉबिंग शुरू हो गई है। कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं। हुड्डा आज कांग्रेस वाला कमान से मुलाकात कर सकते हैं। उसके बाद वो आज ही रोहतक वापस लौट सकते हैं। हरियाणा में एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस सरकार बनने के आसार हैं, लेकिन मौजूदा सीएम नायब सैनी ने बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। सैनी ने कहा कि अगर जरूरी हुआ तो बहुमत का इंतजाम हो जाएगा। 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं। मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। और इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्कीम होती थी, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए दिल्ली के अंदर उसको फ्री इलाज होता था, वो बंद कर दिया। इन्होंने सड़कों का रिपेयर बंद कर दिया, इन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, इन्होंने इस तरह से कई सारे काम हैं, कई होमगार्ड्स की और कई लोगों की तनख्वाहें बंद कर दी। वो सारे कामों पे अब हम लग गए हैं। जो दिक्कतें जो काम बंद किए गए, आतिशी जी से मैंने कहा है ये हमारी सरकार उन सारे कामों को चालू कराएगी और जो समस्याएं लोगों को हुई इसकी वजह से वो अब समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करेंगे। सर आज एक और रेड हुई है, आप ही के आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा के, उनके ऊपर ईडी की रेड। ये समझ नहीं आ रहा, मतलब ऐसे ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ तो जांच चल नहीं रही। जाहिर तौर पे इन्होंने मेरे को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने विभव को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने आज संजीव अरोड़ा के ऊपर ईडी की रेड कर दी। तो ये कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच थोड़ी चल रही है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे प्रधानमंत्री जी एक पार्टी के पीछे पड़ गए हैं बुरी तरह से, और जितनी उनके पास ताकत है, एजेंसीज हैं, रिसोर्सेज हैं, सारे के सारे रिसोर्सेज एक पार्टी को और उसके नेताओं को ख़त्म करने के ऊपर लगा दिए हैं। लेकिन हमारे साथ भगवान है, हमारे साथ शक्ति है, तो हमने कोई गलत काम नहीं किया तो हम किस बात से डरेंगे। हरियाणा में भी इलेक्शंस हुए हैं और एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी जा रही है, नहीं आ रही है गवर्नमेंट में। क्या मुख्य कारण आपको लगते हैं जो इनमें? जाहिर तौर पर पूरे देश के अंदर अगर किसी सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री जी सुबह से शाम तक बस ईडी और सीबीआई करेंगे, बदला लेंगे, बदले की कार्रवाई करेंगे, लोगों को जेल में डालने का काम करेंगे, निर्दोषों को जेल में डालने का काम करेंगे, और केवल अब तो पूरा देश जानता है वो केवल एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक दोस्त है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जनता को समझ में आने लगा है कि वो भाषण कुछ और देते हैं और करते कुछ और हैं। तो अब वो जो उनका एक पर्दा था वो हटता जा रहा है और लोगों को के सामने सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरह से लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग उनके भ्रष्टाचार से परेशान हैं। अब उनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। सर आपने कहा कि 9 साल आपने अच्छे से काम किया, फिर 6 महीने का एक पैच आया, अब 6 महीने बाकी बचे हैं, लेकिन अब आप चुनाव जीत कर भी आएंगे तो आश्वस्त कर पाएंगे दिल्ली वालों को, क्योंकि आप जनता के बीच तो जा रहे हैं, क्या जनता के डर लगा, लेकिन क्या आश्वस्त कर पाएंगे कि आने के बाद अगर आए, जीत के आए तो फिर सारे काम होंगे? अभी भी होने चालू हो गए, बाद के आश्वस्त की तो बात की बात है, अभी सड़कें होनी चालू हो गई, सारे काम आएंगे।
अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी हैं, लेकिन आप पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे, जिनका कहना यह है कि जितने भी रुके हुए काम थे वो तमाम काम पूरे होंगे। उन्होंने आतिशी जी से कह दिया है और अब ये काम जरूर पूरे होंगे। बात हम हरियाणा की कर रहे थे। कल चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि बहुमत की व्यवस्था हो जाएगी। अब उनका इशारा तो साफ है कि अगर जरूरी हुआ तो बीजेपी दूसरे दलों से समर्थन ले सकती है, लेकिन उनके बयान पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी में इस तरह की बात करने की ट्रेनिंग मिलती है। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। कॉन्फिडेंस बीजेपी की ट्रेनिंग से आता है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन। नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की। लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस पार्टी की एक अपनी प्रणाली प्रक्रिया है, दशकों से जो चली आ रही है, उसी के अनुसार कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो फैसले लेता है। तो ये पहले हमारा जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य कोई पद नहीं था किसी का। हमारा लक्ष्य था केवल बदलाव लाना, कांग्रेस की सरकार लाना। राहुल जी ने जो मेहनत करी थी और जिस ईमानदारी और सच्चाई से उन्होंने लड़ाई पूरे देश में लड़कर एक देश में माहौल बनाया कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, पूरे उत्तर भारत में उसका एक संदेश जाएगा। अब ये बात तो तय है कि जो एग्जिट पोल कह रहे हैं वो एग्जिट पोल कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नायब सिंह सैनी को इस बात का पूरा यकीन है कि सरकार उन्हीं की बन रही है। अगर कहीं पर कुछ कमी रही तो फिर दूसरे दलों से सहयोग मांगा जा सकता है, ऐसे उनकी बातों से इशारा नजर आ रहा है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस की रणनीति तो कुछ और है। विजय लक्ष्मी हमारी सहयोगी इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। चूंकि विजय लक्ष्मी, कांग्रेस को यकीन है इस बात का सरकार उन्हीं की बन रही है, बात अब सीएम पर आकर टिक जाती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त दिल्ली में ही डेरा जमाए बैठे हैं। क्या चर्चाएं चल रही हैं इस वक्त कांग्रेस कॉरिडोर में? देखिए, कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मोटा मोटी जो दो दावेदार दिखते हैं, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं और दूसरी कुमारी शैलजा हैं। कुमारी शैलजा भी इस पूरे प्रोसेस में अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत असर्ट किया है। एक तरीके से मैसेजिंग भी उन्होंने हाईकमान को दी। शुरू के कुछ दिनों में नाराज भी दिखी, उसके बाद जब मल्लिकार्जुन खड़गे से उनको कुछ आश्वासन दिया गया पार्टी की तरफ से, उसके बाद ही वो हमने देखा चुनावी कैंपेनिंग में बहुत सक्रिय नजर आई। बहरहाल कुमारी शैलजा भी दिल्ली में है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी दिल्ली में है। कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने जो पार्टी के इंचार्ज हैं हरियाणा के दीपक बाबरिया, उनसे मुलाकात की, क्योंकि दीपक बाबरिया का स्वास्थ्य जो है वो खराब है। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि उन्हें बहुत ज़्यादा लोगों से मिलने की इजाज़त नहीं है, इसलिए भूपेंद्र हुड्डा उनसे मिलने उनके आवास पर गए। और अब बताया जा रहा है कि एमएलए से टच में हैं दोनों नेता। अपनी अपनी तरफ से लॉबिंग ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि कुमारी शैलजा जो दलित समाज से आती हैं, उनको लगता है कि 20% के करीब जो दलित आबादी है और इसके अलावा भी वो वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उनकी उम्मीदवारी जो है वो होनी चाहिए। तो वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ज्यादातर समर्थकों को हमने देखा विधानसभा चुनावों में टिकट दिया गया। विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से एक तरीके से हुड्डा कैंप जो है वो हावी दिखा टिकट बंटवारे में। अब ठीक है, इंतजार थोड़ा सा और कर लेते हैं विजय लक्ष्मी कि कल तो नतीजे आ ही रहे हैं, सीएम कौन बनेगा ये भी साफ हो जाएगा। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। अब बात उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है और इसे लेकर आज यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक हो रही है। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर चल रही है। बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।